निखिल ने कृतिका के चेहरे पर आई लट को पीछे किया। साथ ही उसके सिर को अपने हाथ से थामकर वो उसके चेहरे को अपने करीब लाने लगा। कृतिका ने देखा कि निखिल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जब हम पहली बार मिले थे तब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस वक्त तुमने मुझे यूज किया था। तभी मैं समझ गया था तुम माइंड गेम खेलना अच्छे से जानती हो। फिर भी मैंने तुम्हें पसंद किया क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर छिपी अच्छाई को तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। वैसे उस सवाल को पूछने के बाद कृतिका और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे इस बात का डर था कि निखिल को उसकी ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसके जवाब को सुनने के बाद उसका डर जाता रहा। ये आदमी हमेशा उसे सेफ एंड सिक्योर फील करवाता था। उसकी आंखों में झांकते हुए वो उसके प्यार के समंदर में डूब गई। कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? अपने दोनों जन्म में अनिरुद्ध को छोड़कर उसे सिर्फ धोखा देने वाले और हर्ट करने वाले आदमी ही मिले थे। इस वजह से उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसकी जिंदगी में कोई अच्छा आदमी भी आएगा। अब वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ जो उसने निखिल को खुद से दूर नहीं किया। अगर वो उसकी जिंदगी में नहीं होता तो वो दोबारा कभी किसी से प्यार ही नहीं कर पाती। इससे पहले कि निखिल कुछ करता, कृतिका ने आगे बढ़कर उसे जोर से हक किया। फिर अपने दोनों हाथों से उसने निखिल की गर्दन को थाम लिया। सरप्राइज होने के कारण निखिल की भौहें उठ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कृतिका ने उसके होठों को किस कर लिया तोड़ेगा। जब निखिल की नजरें कृतिका की चमकती आंखों पर गई तो वो समझ गया कि वो उसके साथ क्या शैतानी कर रही थी। हाँ, ऐसे ही शैतानी करते रहो। निखिल ने जोर से कृतिका की कमर पर चिकोटी काटी। वो लड़की जानबूझकर उसे उकसा रही थी। भरोसा जो था उसे कि वो एक लिमिट पर ही उसके करीब आएगा। अगर तुमने मुझे उकसाया तो अभी तुम्हें अपने घर लेकर चला जाऊंगा। उसके बाद आगे क्या होगा तुम खुद समझ जाओ। कृतिका उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराई। वो जानती थी कि निखिल उसकी बहुत केयर करता है, इसलिए जो वो कह रहा था वो बस उसे डराने भर के लिए था। लेकिन जो उसने कहा था उसका एहसास उसे किसी दूसरी दुनिया में लेकर चला गया। पहली बार उसे उसके करीब आने से जरा भी डर नहीं लग रहा था। इस पूरे समय में वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। उसने भी तो उसे बहुत सताया था। अब बारी उसकी थी। जितना वो उसे देखती थी उतना ही ज्यादा वो उससे और प्यार करने लगती थी। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर वो उसके आंख, गाल, नोज, चिन और होठों पर धीरे धीरे लाइट किस करती रही। कृति, निखिल अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपने सिर को झुकाते हुए उसने उसे पैशनेटली किस किया। ये एक लॉन्ग किस था जिसके कारण कृतिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब निखिल को इसका एहसास हुआ तो उसने अपने होठों को कृतिका के होठों से अलग कर दिया। कहा था ना मैंने, ज्यादा शैतानी करोगी तो मैं खुद को काबू में नहीं रख पाऊंगा। मेरा खुद पर उतना भी काबू नहीं है जितना तुम समझती हो। निखिल की आवाज उस वक्त बहुत भारी हो गई थी। उसके माथे और चेहरे से पसीना बहना शुरू हो गया था। उस वक्त वो खुद पर गुस्सा भी था। वो यही सोच रहा था कि क्यों वो उसे ऐसे सता रही है कि उसका खुद पर कोई काबू ही नहीं रह रहा। किसी तरह अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए निखिल ने सीट का बटन फिर से दबाया, जिससे वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई। नहीं तो वो खुद को रोक नहीं पाता। कृतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज उसने अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। अच्छा सुनो, मुझे बताया गया है कि बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के साथ मिलने वाली प्राइज मनी 6 लाख रुपए है। कृतिका को अचानक से वो बात ध्यान में आई। जब मेरे अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे 5 लाख वापस लौटा दूंगी। ठीक है, निखिल ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसने उसकी बात को टालकर उसे पैसे देने से मना नहीं किया। ये छोटी सी रकम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन वो समझता था कि कृतिका उसे क्यों वो पैसे लौटाना चाहती है। कृतिका चाहती थी कि उनके बीच का रिश्ता बराबरी का रहे, जहां उसके ऊपर निखिल का कोई कर्ज न रहे। साथ ही वो ये भी नहीं बोल सकती थी कि कैसे जरूरत के वक्त निखिल ने उसके माँ के ऑपरेशन की फीस पे कर दी थी, वो भी उसके बिना कहे। इसलिए भले ही
अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके दिए गए पैसों को लौटाना भूल जाए। निखिल को भी कृतिका की ये बात पसंद थी। वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकता था। ये देख कृतिका को उस पर और भी प्यार आने लगा। वो लड़का उसे कितनी अच्छी तरह से समझता है। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। निखिल ने उसका हाथ थामते हुए कहा। रुको, मैं साथ चलता हूँ। घर तो ले आए हो मुझे, अब दरवाजे तक अकेले तो मैं जा सकती हूँ ना। तुम भी जल्दी से अपने घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो, रात काफी हो गई है। चलने दो ना, इसी बहाने कुछ पल तुम्हारे साथ और रह पाऊंगा। निखिल ने प्यार भरी रिक्वेस्ट की। कृति, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कभी झूठ मूठ का ही मुझे जाने से रोक लिया करो, या अपने साथ थोड़ा और वक्त बिता लेने को कहो। लड़कियों की तरह लड़के भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, पर तुम मेरे ख्वाबों को कभी सच होने ही नहीं देती हो। कृतिका के दिल में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। ये इंसान उसके प्यार में एकदम से पागल हो चुका है। निखिल उसके साथ उसके घर के दरवाजे तक आया। मेरे ख्याल से आंटी अब तक सो गई होंगी, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कृतिका ने भी उसकी बात पर हामी भरी। चलो अब जल्दी से तुम जाओ, गाड़ी ध्यान से चलाना, और घर पर पहुंचते ही मुझे एक मैसेज कर देना। ओके, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना सिर झुकाकर कृतिका के होठों को किस किया। गुड नाइट, अच्छे से सोना। उसके बाद वो वहां से चला गया। कृतिका वहीं दरवाजे पर खड़े तब तक निखिल को देखती रही, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। कमरे के अंदर आने पर उसे बल्ब जलता दिखाई दिया। उसकी रोशनी ने उसे एक अजीब सी राहत दी। कुछ वक्त पहले तक जब वो सोनाली की असिस्टेंट हुआ करती थी, और तब जब उसकी माँ बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में थी, तब घर आने पर कभी उसके घर की लाइट ऑन नहीं रहती थी। जब भी वो घर आती तो पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता था। कृतिका अपने जूते बदल रही थी कि तभी उसे अनुराधा अपने कमरे से बाहर आती हुई दिखाई दी। सॉरी माँ, मेरी वजह से आपकी नींद खुल गई ना। कृतिका को लगा कि अनुराधा सोई हुई थी और घर के अंदर आने के वक्त जो थोड़ी बहुत आवाज हुई होगी, उससे उसकी माँ की नींद खुल गई। ऐसे अनुराधा की नींद सच में कच्ची थी। हल्की सी भी आवाज सुनाई देने पर उनकी नींद खुल जाती थी। नहीं बेटा, आज मैं सोई नहीं पाई। मेरी इकलौती बच्ची इतनी रात हो गई बाहर थी, ऐसे में मुझे नींद कैसे आती? अनुराधा ने जवाब दिया। ऐसे वो जानती थी कि निखिल उसके साथ है, लेकिन माँ तो माँ होती है। उसका दिल तो हमेशा अपनी बच्ची के लिए थोड़ा बहुत परेशान रहता ही है। वैसे उन्होंने कृतिका पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उन दोनों का रिश्ता माँ बेटी के साथ साथ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड जैसा भी था। फिर भी काफी रात तक जब आज उसके बाहर रहने के कारण वो उसके लिए थोड़ा परेशान हो गई थी, ऐसे में चैन से सो पाना उसके लिए नामुमकिन था। वैसे अनुराधा को पता था कि उसकी बेटी आज एक अवार्ड सेरेमनी में गई थी, फिर भी उन्होंने उससे ये नहीं पूछा कि उसने अवार्ड जीता या नहीं। माँ, क्या आपको नींद आ रही है? कृतिका ने उसके पास आकर उसके हाथ को थामते हुए उनसे सवाल किया। नहीं कृति, अभी तो नहीं। तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है मेरे लिए? अनुराधा अपनी बेटी की आंखों में आई खुशी को साफ साफ देख सकती थी। मैंने बताया था ना कि मैं आज पीआर इंडस्ट्री से जुड़े एक अवार्ड सेरेमनी में जा रही हूँ। मुझे वहां बेस्ट न्यूकमर अवार्ड दिया गया माँ। कृतिका वो सब बताती हुए किसी स्कूल जाने वाली बच्ची की तरह खुशी से उछल पड़ी। सच में? क्या तुम्हें कोई ट्रॉफी भी दी गई? मुझे भी दिखाओ। अनुराधा सरप्राइज से हो चुकी थी। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। कृतिका ने तुरंत अपने बैग से वो ट्रॉफी निकाली और अनुराधा के हाथ में उसे दे दिया। देखो माँ। अनुराधा के हाथ खुशी से कांप रहे थे। मैं जानती थी एक न एक दिन तो मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। ये कहते हुए उन्होंने कृतिका के माथे को प्यार से चूम लिया। वैसे मैं ये अवार्ड जीतने वाली नहीं थी। आज ऑफिस जाने से पहले जब कृतिका ने अपने माँ को अवार्ड सेरेमनी के बारे में बताया था, तो वो उन्हें सब कुछ डिटेल में नहीं बता पाई थी। क्यों? क्या कुछ हुआ है? अनुराधा ने कृतिका की बात सुनते ही घबराकर पूछा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अवार्ड उनके हाथों से स्लिप कर जाएगा। उसकी बातों ने उन्हें नर्वस कर दिया था। कृतिका ने उन्हें बताया कि कैसे राघव ने उसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया, फिर निखिल ने उसे अपनी तरफ से नॉमिनेट किया।
शुक्र है भगवान का, निखिल हमेशा तुम्हारा ध्यान रखता है। अनुराधा ने एक लंबी सांस ली। निखिल के होते हुए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। सच जानने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो बिना किसी बात की फिक्र किए कृतिका का हाथ निखिल के हाथों में दे सकती थी। राघव वो नालायक! बोलते बोलते अनुराधा अचानक से चुप हो गई। उन्होंने जोर से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, वो हमारा कोई सगा नहीं है जो हम उससे किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद रखें। हम उसे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब वो पहली बार राघव से मिली थी तो उन्हें लगा था कि राघव कृतिका के लिए एक परफेक्ट लड़का है। इसके अलावा एक ही जगह काम करने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उन्हें लगा था कि चूंकि वो उसका सुपीरियर है तो जरूरत पड़ने पर वो उसकी हेल्प करेगा। लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बेटी की हेल्प करने की जगह वो उसके सामने आई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। ये तो अच्छा था कि निखिल कृतिका को हर तरह से सपोर्ट करता है, नहीं तो अवार्ड मिलना तो दूर, वो तो नॉमिनेट भी नहीं हो पाती। ये सारी बातें अनुराधा के मन में चल रही थी। फिर उन्होंने इन बुरे ख्यालों को अपने मन से बाहर निकाल दिया। वो इस बात से खुश थी कि निखिल कृतिका का ख्याल उनकी सोच से भी ज्यादा रखता है। वो भगवान की एहसानमंद थी कि उन्होंने निखिल को कृतिका की जिंदगी में भेजा। अनुराधा कृतिका को मिले उस अवार्ड के कारण इतनी खुश थी कि उन्हें आ रही हल्की फुल्की नींद भी अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। अरे हाँ माँ, मैंने आपको बताया ही नहीं, अवार्ड की प्राइज मनी के रूप में मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे। आपके ऑपरेशन की जो फीस निखिल ने पे की थी ना, उनमें से 5 लाख तो मैं उसे लौटा चुकी हूँ। बाकी के 5 लाख मैं उसे प्राइज मनी से मिलने वाले पैसे से लौटाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अनुराधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भरी। ये एकदम सही है। भले ही तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसके पैसे रखना सही नहीं। वैसे ये पैसे निखिल के लिए कोई मायने नहीं रखते होंगे, इसलिए वो खुद से कभी तुमसे अपने दिए पैसे मांगेगा भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम उन पैसों के बारे में भूल जाएं। मेरे मन में यही ख्याल आया था माँ, कृतिका ने जम्हाई लेते हुए कहा। कृतिका को जम्हाई लेते देख अनुराधा ने तुरंत उसे उसके कमरे में भेजा। चलो अब जल्दी से सो जाओ, आज पूरे दिन तुम बहुत बिजी रही हो। ठीक है माँ। कृतिका ने फिर से एक लंबी जम्हाई ली, उसके बाद वो अपने कमरे में चले गई। बेड पर लेटने के बाद भी तुरंत उसे नींद नहीं आई। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि अब तक निखिल ने उसे मैसेज नहीं किया है। 20 मिनट के बाद उसका फोन रिंग हुआ। ये कॉल निखिल का था। चांद की दूधिया रोशनी खिड़की से उसके कमरे में आ रही थी। निखिल की आवाज सुनने पर कृतिका के पूरे बदन में एक गर्माहट सी आ गई। वो जानती थी कि अब वो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गई है। किसी भी काम को करते वक्त उसे अपनी आंखों के सामने निखिल दिखाई देता था। उस लड़के ने उसका दिल चुरा लिया था। बस अभी पहुंचा, मुझे लगा तुम अब तक सो गई होगी। ठंड के मौसम में भी उसकी आवाज उसके कानों से होते हुए उसके पूरे बदन में एक गर्माहट पैदा कर रही थी। उसे अंधेरे में भी निखिल अपने बेड पर उसके पास दिखाई दे रहा था। वैसे अगर निखिल सच में यहीं होता तो वो कृतिका को शर्माते हुए देख पाता। मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी। कृतिका ने ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह कवर कर लिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो ब्लैंकेट निखिल हो, जिसके आगोश में वो समा गई थी। निखिल मुस्कुरा उठा। उसकी हंसने की आवाज कृतिका के पूरे बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। चलो अब सो जाओ, मैं सेफली घर आ गया हूँ, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है फिर, गुड नाइट, कृतिका धीमी आवाज में बोली, लेकिन उसका दिल उसके कॉल को कट करने से मना कर रहा था। जब वह निखिल से फोन पर बात कर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ उसके कानों के करीब है और वो सीधे उसके कान में आकर कुछ कह रहा है। इस ख्याल के आने भर से वो अपनी सारी मुश्किलों को भूलकर मुस्कुराने लगती थी। अगर इस वक्त कोई वहां उसके सामने होता तो वो आसानी से देख पाता कि निखिल से बात करने के दौरान वो लड़की कितना शर्माती है। बस इतना ही, निखिल ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। कृतिका कंफ्यूज हो गई। जब कृतिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो निखिल को खुद कहना पड़ा, मेरा गुड नाइट किस कौन देगा मुझे। कृतिका सोच में पड़ गई। वो फोन पर उसे गुड नाइट किस कैसे दे सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद फोन को अपने मुंह के करीब लाते हुए उसने जोर से आवाज निकाली, वाह।
और वो आवाज निखिल साफ साफ सुन सकता था। बेचारा खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। गुड नाइट। ये सब कृतिका को बड़ा एम्बैरेसिंग लगा। उसने झट से गुड नाइट कहकर फोन कट कर दिया। निखिल हंसते हंसते अपने बेड पर जा गिरा। इसने मुझे तो गुड नाइट किस करने का मौका ही नहीं दिया। ये लड़की ना, भगवान ने इसे इतना मासूम क्यों बनाया है। मंडे को कृतिका एज यूजुअल अपने ऑफिस आ गई। अनामिका और बाकी सभी ने जब उसे देखा तो उन सबका दिल ये जानने के लिए बेचैन हो उठा कि उसके और निखिल के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। लेकिन चूंकि अजय और अनामिका वहां सबसे सीनियर थे, इसलिए शर्मिंदा होने के डर से उन्होंने इस बारे में कृतिका से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। दूसरी तरफ सागर इस बात को लेकर ओपन माइंडेड था। वैसे सेरेमनी के बाद उसके दिल में भी ये बात आई थी, लेकिन उसके बाद वो उसे भूल गया था। इसलिए डिपार्टमेंट के सारे कोवर्कर्स भले ही कृतिका को बार बार तिरछी नजरों से देख रहे थे, लेकिन किसी में भी उससे उसके और निखिल के रिश्ते को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कृतिका भी उनके मन में चल रहे सवाल को समझ गई थी, लेकिन उसने किसी से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो चाहती थी कि कोई उससे इस बात को लेकर कोई सवाल ना करे। ये सब जब उसके मन में चल रहा था, तभी लिली कृतिका के पास आई। वो छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ बाहर गई हुई थी, इसलिए ऑफिस में इन दिनों क्या हुआ था इसके बारे में उसे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। लिली ने आते ही सबसे पहले उसे बधाई दी। कंग्रेचुलेशंस कृतिका, मुझे पता चला कि इस साल गोल्ड फिंगर अवार्ड में मिलने वाला बेस्ट न्यूकमर अवार्ड तुमने जीता है। इसे जीत पाना बहुत मुश्किल है, इसे हल्के में मत लेना। तुम्हें अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब तक जिसने भी इस फील्ड में बेस्ट न्यूकमर अवार्ड जीता है, वो आगे जाकर गोल्ड फिंगर अवार्ड भी जरूर जीतता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी आगे जाकर ये अवार्ड जरूर जीतोगी। थैंक्स लिली, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कृतिका ने उसका आभार जताया। दूसरी तरफ सागर अवार्ड ना जीत पाने के बाद भी काफी खुश था। ऐसे उसे कृतिका के अवार्ड जीतने से थोड़ा जेलस होना चाहिए था, लेकिन वो तो उसके अवार्ड जीतने के कारण और भी ज्यादा खुश था। कृतिका, तुम कमाल हो। इस साल हमारे डिपार्टमेंट को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, लेकिन तुम्हारे बेस्ट न्यूकमर अवार्ड जीतने के कारण फिर से हमारे डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा हो गया है। थैंक्स सागर, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। उसकी बातों ने कृतिका के दिल को छू लिया था। जब उन लोगों के बीच आपस में बातें हो रही थी, तभी रुखसार ऑफिस आई। इत्तेफाक से उसने उन्हें कृतिका को कंग्रेचुलेट करते हुए सुन लिया। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बने हुए थे, जिसे उसने अपने मेकअप से छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो सभी को दिखाई दे सकते थे। शायद इन 2 दिनों में वो बहुत ज्यादा रोई थी, इसलिए ऐसा हुआ था। कृतिका को उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो ये भी देख सकती थी कि वो लड़की अब भी उस पर बहुत गुस्सा है। ये उसके लिए अपने मन में इतना गुस्सा लाती कहाँ से है। रुखसार नफरत भरी नजरों से उसे देख रही थी। अगर उस लड़की ने उसे पहले अपने नॉमिनेशन की बात बता दी होती, तो कम से कम पूरे हफ्ते खुद की तारीफ करने के चक्कर में वो अपना मजाक तो नहीं बनवाती। कृतिका ने रुखसार की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो शांति से अपने काम को पूरा करने में लग गई, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। कुछ पल के बाद ही उसका फोन रिंग करने लगा। ये एक अननोन नंबर था। हेलो हेलो, क्या मेरी बात कृतिका राठौर से हो रही है? हाँ। कृतिका थोड़ी कंफ्यूज थी। आप कौन? जी, मैं पीआर हेवेंस इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ। हम आपको अपनी कंपनी में हेड ऑफ द पीआर डिपार्टमेंट का जॉब ऑफर करना चाहते हैं। कृतिका को उम्मीद नहीं थी कि बेस्ट न्यूकमर अवार्ड को जीतने के बाद बाकी कंपनियां उसे अपने यहाँ हायर करने की कोशिश में लग जाएंगी। उसने सीधे सीधे उसकी बात को नकार दिया। आई एम सॉरी, फिलहाल मैं कहीं और काम करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ। एक बार सोचकर तो देखिए, हेड ऑफ द पीआर डिपार्टमेंट, ये एक बड़ी पोस्ट है। दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, नहीं, जहां मैं इस वक्त हूँ वहां पहुंचने में मेरी मदद ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ने की है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकती। कृतिका ने फिर से उसके ऑफर को ठुकरा दिया। ठीक है। दूसरी तरफ से निराशा भरी आवाज सुनाई थी। अगर फ्यूचर में आपका मन बदल जाए तो प्लीज इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। ओके, कहते हुए कृतिका ने फोन कट कर दिया।
अभी कृतिका ने फोन रखा भी नहीं था कि उसे सीईओ भार्गव का कॉल आ गया, जिसने अवार्ड सेरेमनी के दौरान उसके पिता से बात की थी। उन्होंने भी उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की, लेकिन कृतिका ने उन्हें भी पोलाइटली मना कर दिया। एक के बाद एक उसे लगातार किसी न किसी का कॉल आता रहा और हर बार वो उन लोगों के दिए जॉब ऑफर को ठुकराती रही। अचानक से रुखसार, जो कि किसी फाइल पर काम कर रही थी, उसने उस फाइल को फर्श पर पटक दिया। उसकी इस हरकत से सभी शॉक्ड हो गए। रुखसार, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? सागर ने उसे जोर से डांटा, लेकिन उस लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कृतिका, हम सब अपने अपने काम में बिजी हैं, फिर क्यों तुम्हारा फोन बार बार रिंग कर रहा है? मैं जानती हूँ, एक अवार्ड ने तुम्हें काफी पॉपुलर बना दिया है, जिसके कारण इस फील्ड में काम करने वाली सभी कंपनियां तुम्हें अपने यहाँ जॉब ऑफर कर रही हैं। रुखसार उस वक्त उससे बहुत जेलस फील कर रही थी। सभी कंपनीज के ऑफर्स को रिजेक्ट करने का दिखावा हमारे सामने मत करो। ये तुम ऑफिस से बाहर जाकर भी कर सकती हो। जिससे भी तुम्हें बात करनी है, प्लीज ऑफिस की बाहर जाकर बात करो। भले ही इस मौके का फायदा उठाकर रुखसार इस वक्त जानबूझकर कृतिका को डांट रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से गलत नहीं थी। बार बार कृतिका के फोन का रिंग होना कहीं न कहीं सभी कोवर्कर्स को डिस्टर्ब तो कर रहा था। आई एम सॉरी रुखसार, आई एम रियली सॉरी एवरीवन। कृतिका ने तुरंत सभी से माफी मांगते हुए अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर सेट कर दिया। उसके बाद हर अननोन नंबर से आए कॉल्स को वो डायरेक्ट रिजेक्ट करने लगी। लंच के वक्त कृतिका ब्रेक लेकर निखिल के पास चली गई। रुखसार तब तक उसे गुस्से से घूरती रही जब तक कि वो डिपार्टमेंट से बाहर जाकर उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने अनामिका से कहा, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? हर दिन लंच के वक्त कृतिका कहीं बाहर चली जाती है। उसने आज तक कभी भी हमारे साथ बैठकर लंच नहीं किया, ना ही वो कंपनी की कैंटीन में जाकर कभी कुछ खाती है। मैंने उसे कभी भी लंच के वक्त कंपनी से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा, लेकिन इस दौरान वो कंपनी के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देती है। अनामिका ने भी ये बात कभी नोटिस नहीं की थी, लेकिन अब जब रुखसार ने ये बात उसके सामने उठाई तो उसे कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। वो सीधे इस कंक्लूजन पर आ गई कि वो लड़की जरूर टॉप फ्लोर पर जाकर निखिल के साथ लंच करती होगी। इस बारे में सोचते ही अचानक से उसे जैसे बिजली का झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि कंपनी को ज्वाइन करने के बाद से अब तक उसने कभी भी कृतिका को लंच टाइम में डिपार्टमेंट में या अपने कलीग्स के साथ लंच करते हुए नहीं देखा था। अगर वो सच में निखिल के साथ लंच करने के लिए गई है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और रिलेशनशिप में हैं। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, डर और घबराहट के कारण उसके चेहरे पर पसीने की बूंद उभर आई। उसे वो बात याद आई कि कैसे कृतिका की कंपनी को ज्वाइन करने के बाद पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ सागर एक ऐसा एम्प्लॉय था जिसने कृतिका के साथ अच्छे से बिहेव किया था। बाकी सभी का बिहेवियर कृतिका के साथ बहुत खराब था। लेकिन ना तो अब तक कृतिका ने इस बात को लेकर उनसे शिकायत की थी और ना ही निखिल ने उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी। वो दिल ही दिल में उसे थैंक्स कह रही थी। वो कृतिका के एहसानमंद थी जो उसने उनकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया। लेकिन जब उसका ध्यान रुखसार पर गया तो उन्हें लगा कि वो लड़की अभी भी कृतिका से पंगे लेने के बारे में सोच रही थी। इसका रिजल्ट क्या हो सकता था, सोचकर वो रुखसार के लिए डर गई और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। रुखसार, उस लड़की ने कभी तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, फिर भी बार बार तुम उससे झगड़ा मोल क्यों लेती हो? मधुलिका और प्रियंका के साथ क्या हुआ तुम अच्छे से जानती हो। उससे उलझकर उन दोनों ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। अब देखो ना, वो दोनों कहाँ हैं। कम से कम उन दोनों से सबक लेकर तुम तो कृतिका से उलझने के बारे में मत सोचो। वैसे अनामिका आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुखसार के रूखेपन ने उसे नाराज कर दिया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अजय को साथ लेकर बाहर लंच करने के लिए चली गई। वो चाहकर भी उसे नहीं बता सकती थी कि कृतिका और निखिल के बीच कुछ चल रहा है। इसके अलावा उनके पास इसका कोई एविडेंस भी नहीं था और ना ही कृतिका ने अब तक उन्हें इस बारे में कुछ बताया था। बावजूद इसकी, अगर वो ये बात रुखसार को बताती तो वो बड़बोली लड़की पूरी कंपनी में ये बात फैला देती और जब ये बात निखिल को पता चलती कि अनामिका की वजह से
रुखसार को ये बात पता चली थी तो उससे नाराज होकर वो उसे मधुलिका और प्रियंका की तरह कंपनी से बाहर ही निकाल देता। वो तीनों लड़कियों की तरह आबल मुझे मार वाला काम नहीं कर सकती थी। रुखसार अगर अपने बिहेवियर में सुधार नहीं लाती है तो एक न एक दिन उसे भी कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। खैर, उन्होंने अपनी तरफ से उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी। उसके बाद भी वो लड़की नहीं समझती है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लंच ब्रेक के बाद जैसे ही कृतिका वापस से डिपार्टमेंट में आई, रुखसार ने अपना मुंह ऐंठते हुए उससे सवाल किया, कृतिका, ये लंच के टाइम तुम रोज कहाँ गायब हो जाती हो? कृतिका ने गुस्से से उसे घूरा, मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं, इससे तुम्हें क्या? बेहुदा लड़की, रुखसार गुस्से से चीखी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, लिली एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए वहां आई। डायरेक्टर दिवाकर हमारी कंपनी से कुछ एक्टर्स को कास्ट करने के लिए आए हैं। उसकी बात सुनते ही रुखसार का गुस्सा गायब हो गया। वो दौड़कर लिली के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या सच में? हाँ, डायरेक्टर दिवाकर हमारी कंपनी के बैनर में ही काम करते हैं। उनका यहाँ आना तो एक आम बात है, अजय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। वो काफी वक्त से ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में काम कर रहे थे और उन्होंने कई एक्टर और डायरेक्टर को कंपनी में आते जाते देखा था, इसलिए वो इसे देखने के आदी हो गए थे। किस्मत से उनकी फिल्म फाइट क्वीन की तीसरी फीमेल लीड का एक कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से किसी और एक्ट्रेस को अपने फिल्म में कास्ट करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन ये सब अचानक से हुआ, इसलिए एक लंबे ऑडिशन का उनके पास वक्त नहीं और इसी कारण वो सीधे हमारी कंपनी में आ गए ताकि यहाँ से किसी एक्ट्रेस को चूज कर सके। लिली ने एक सांस में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इस वक्त वो नीचे फिल्म स्टूडियो के पास है। हमारी कंपनी के अंडर काम कर रही सभी एक्ट्रेसेस ऑडिशन के लिए वहां गई हुई हैं। कृतिका को भी अपने पिछले जन्म से इस इंसिडेंट के बारे में कुछ याद आ रहा था, लेकिन चूंकि वो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए उसे ठीक से कुछ याद नहीं आया। वैसे भी वो उस वक्त जेल में थी। ले देकर बस एक न्यूज़पेपर के अलावा उसके जेल में और पढ़ने को मिलता ही क्या था, इसलिए वो इस न्यूज से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल ही पढ़ पाई थी, जो कि इस वक्त उसे अच्छे से याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन जितना भी उसे याद था उसके हिसाब से दिवाकर एक्शन फिल्मों का एक जाना माना डायरेक्टर था। उसकी लगभग सभी फिल्में हिट हुआ करती थी। उसकी फिल्मों में काम करने का मतलब मीडिया का अच्छा खासा अटेंशन उनमें काम करने वाले सभी एक्टर्स को मिलता, जो कि इस फील्ड में काफी जरूरी था। इससे उनकी पॉपुलैरिटी दुगनी तेजी से बढ़ती। इसलिए कंपनी के अंदर काम कर रही सभी एक्ट्रेसेस ऑडिशन देने के लिए स्टूडियो के पास इकट्ठा हो गई। ये जानने के बावजूद भी कि ये रोल थर्ड लीड के लिए था, तो फिर हमें भी जल्दी से नीचे जाना चाहिए, रुखसार ने खुश होते हुए कहा। ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है जब हम कई सेलिब्रिटीज को एक साथ एक जगह पर देख सके। रुखसार तुरंत अपने बालों को संवारते हुए बोली, क्या पता दिवाकर सर को मैं ही पसंद आ जाऊं। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, जब नॉर्मल लड़कियों को डायरेक्टर्स पसंद कर लेते हैं और फिर अपनी मूवी में रोल देकर उन्हें एक बड़ी स्टार बना देते हैं। उसकी बात सुन लिली का मुंह खुला का खुला रह गया। हवा में महल बनाना कोई रुखसार से सीखे। रुखसार, तुम सच में मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। ये कहकर सागर हंसते हुए जमीन पर जा गिरा। अपने पेट को पकड़ते हुए वो हंसकर बोला, जल्दी से जाकर किसी मिरर में अपना चेहरा देखो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी फिल्म की हीरोइन बन सकती हो? सपने देखना बंद करो। तुमसे लाख गुना बेहतर लड़कियां इस मूवी में रोल पाने के लिए लाइन में लगी हुई होंगी। अगर दिवाकर सर ने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया तो सच कहता हूँ, उनकी इस मूवी को फ्लॉप होने से भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। उस वक्त उस लड़की को इतना जोर का गुस्सा आया कि उसका मन जमीन पर लोटपोट होकर हंस रहे सागर को एक जोर का लात मारने का हुआ। मैं दिखने में किसी एवरेज लड़की से काफी अच्छी हूँ, रुखसार गुर्राते हुए बोली। बस थोड़ा सा मेकअप और मैं भी किसी एक्ट्रेस की तरह सुंदर दिखने लगूंगी। ऐसे में मुझे भी कास्ट किए जाने के कुछ चांसेस हैं। हाँ, वो तो है। तुम दिखने में किसी नागिन से कम थोड़ी ना हो, एकदम जहरीली। सागर ने फिर से उसकी खिंचाई की। मैं बस दिखने में जहरीली हूँ, असली जहर तो तुम्हारे मुंह में भरा हुआ है, वो चीखते हुए बोली। अच्छा ठीक है बाबा, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे बारे में गलत कहा। लेकिन एक बात बताओ, जैसा लिली ने कहा उसके हिसाब से ऑडिशन एक एक्शन रोल के लिए होगा,
और मेरे ख्याल से थप्पड़ मारने के अलावा तुम्हें कोई फाइटिंग स्टाइल आती भी नहीं है, फिर वो तुम्हें कास्ट क्यों करेंगे? सागर ने बात तो सही कही थी। ये ऑडिशन एक्शन रोल के लिए था, यानी कि इस फिल्म में किसी ऐसी लड़की को कास्ट किया जाएगा जो एटलीस्ट किसी एक फाइटिंग स्टाइल में माहिर हो। रुखसार झल्लाते हुए बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। उसके बाद वो लिली की तरफ पलटी, चलो लिली, हम दोनों नीचे चलते हैं। वैसे लिली उस लड़की के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रुखसार ने उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाई। उन दोनों के जाने के बाद अनामिका ने मुस्कुराते हुए कृतिका से कहा, कृति, तुम्हें भी नीचे चलना चाहिए, तुम यंग हो और खूबसूरत भी, शायद डायरेक्टर की नजर तुम पर पड़ जाए। अनामिका जानती थी कि जवान लोग हमेशा फिल्मों में काम करने के सपने देखते हैं, इसलिए उन्होंने कृतिका को भी नीचे जाने को कहा, लेकिन उसने जोर से अपना सिर हिलाया। मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं अनामिका, वहां जाकर मैं क्या करूंगी? उसके जवाब को सुनने के बाद अनामिका को लगा कि वो लड़की बाकी यंग लड़कियों से एकदम अलग है। उन्हें ध्यान में आया कि कृतिका उम्र में अभी मात्र 22 साल की थी। इस उम्र में तो हर लड़की का दिल किसी न किसी एक्टर और एक्ट्रेस पर आया ही रहता है, लेकिन इस लड़की के अंदर इन बातों को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में काम करने वाले हर इंसान की मुलाकात हर दूसरे दिन किसी न किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस से जरूर होती थी, लेकिन ऐसे किसी भी मौके पर उन्होंने कृतिका को ज्यादा एक्साइटेड होते हुए नहीं देखा था, ना ही इस बारे में बाद में अपने कलीग से बात करते हुए। उसमें इतनी ज्यादा मेच्योरिटी थी कि उसके कलीग्स भूल जाते थे कि वो लड़की अभी बस 22 साल की है। देखा जाए तो पूरी कंपनी में वो सबसे यंग एम्प्लॉय थी। रुखसार और प्रियंका यंग होने के बावजूद भी उससे कम से कम 4 या 5 साल तो जरूर बड़ी थी। फिर भी उनके अंदर जरा भी मेच्योरिटी नहीं थी। अनामिका मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके कंधे पर थपकी देते हुए बोली, चलो ना, ऐसा समझो कि जैसे तुम मुझे कंपनी दे रही हो। मैं इतनी सारी एक्ट्रेस को एक साथ सामने से देखने का मजा लेना चाहती हूँ। जानती हो, मेरी बेटी की फेवरेट एक्ट्रेस लावण्या है, क्या पता वो भी ऑडिशन के लिए आए। अगर मौका मिले तो मेरी बेटी के लिए उसका ऑटोग्राफ लेने में तुम मेरी मदद करता। कृतिका अनामिका की रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं पाई। वो दोनों साथ में फिल्म स्टूडियो आ गए। उस वक्त स्टूडियो में बी लिस्ट और सी लिस्ट एक्ट्रेसेस की भरमार लगी हुई थी। खुद डायरेक्टर दिवाकर उन्हें ऑडिशन के लिए सेलेक्ट करने में लगे हुए थे। वैसे ये ऑडिशन फीमेल रोल के लिए था, फिर भी डायरेक्टर दिवाकर की एक झलक पाने के लिए कई मेल सेलिब्रिटी भी वहां आए हुए थे। स्टूडियो के बीच में एक सर्कल बनाया गया था जिसमें कोई भी नहीं था। ऑडिशन के लिए परफॉर्मेंस उसी सर्कल के अंदर दी जाने वाली थी। जब कृतिका अनामिका के साथ फिल्म स्टूडियो में पहुंची तो उसने देखा एक असिस्टेंट उस सर्कल के अंदर एक्शन डायरेक्टर के डिजाइन किए गए एक्शन सीक्वेंस को परफॉर्म कर रही थी। उसने एक झलक उस असिस्टेंट की तरफ देखा, बस एक झलक, और वो पहचान गई, निर्मोही, ये तो निर्मोही है। शायद वो एक्शन सीन के डायरेक्टर की असिस्टेंट थी। जो एक्शन सीक्वेंस डायरेक्टर उसे बता रहे थे वो बारी बारी से उसे परफॉर्म कर ऑडिशन देने वालों को गाइड कर रही थी। कृतिका को याद आया कि जब पिछले जन्म में वो जेल में निर्मोही से मिले थे तो उसने उसे बताया था कि जेल आने से पहले वो एक मार्शल आर्ट की टीचर थी और स्कूल में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती थी, लेकिन उसका सपना फिल्मों में फाइट सीन डायरेक्ट करने का था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में वो निर्मोही को अपना सपना पूरा करते हुए देखेगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी वजह से अफरोज के जेल जाने के कारण निर्मोही को कभी जेल नहीं जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो एक्शन डायरेक्टर की असिस्टेंट बन पाई। दूसरी तरफ रुखसार भी उस भीड़ में आ चुकी थी। वो बस किसी ऐसे मौके की तलाश में थी जिससे कि डायरेक्टर दिवाकर की नजर उस पर पड़ जाए। शायद वो पहली नजर में ही उसे पसंद कर ले। इन ख्यालों के बीच उसे कृतिका सामने दिखाई दे गई। उसने लिली का ध्यान उसकी तरफ किया और बोली, लगता है ये भी यहाँ ऑडिशन देने आई है। लिली के मन में कृतिका के लिए नफरत उसकी छुट्टियों के दौरान जा चुकी थी, इसलिए उसने रुखसार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इधर रुखसार ने कृतिका की तरफ से नजरें फेर ली। उसके दिमाग में बस ये बात चल रही थी कि कैसे वो डायरेक्टर दिवाकर के करीब जा सके। लिली का हाथ छोड़कर वो उस भीड़ में आगे बढ़ गई।
वो उनमें से कई सी लिस्ट एक्ट्रेसेस को इधर उधर धकेल कर आगे बढ़ रही थी। उनमें से कुछ को ये बात बहुत बुरी लगी। देखकर ऐसे धक्का क्यों दे रही हो तुम सबको? देखकर ऐसे धक्का क्यों दे रही हो तुम सबको? ये कोई एक्ट्रेस नहीं है, मैंने पहले इसे कभी किसी ऑडिशन में नहीं देखा, किसी लड़की ने कहा। शायद ये पीआर डिपार्टमेंट से है। एक बार मेरी नजर इस पर गई थी, एक दूसरी लड़की ने कहा। अगर तुम एक्ट्रेस नहीं हो तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और हमें धक्का क्यों दे रही हो? जिन्हें भी रुखसार ने धक्का दिया था वो सब उससे गुस्सा हो गए थे, लेकिन रुखसार को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी सी लिस्ट एक्ट्रेस की किसे परवाह होती है। हम रुखसार ने उनके सवालों के जवाब में जोर से अपना मुंह ऐठा। उसके इस रिएक्शन से उन सभी एक्ट्रेसेस को बहुत बुरा लगा। वो लड़की जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं, वो उन्हें नीचा कैसे दिखा सकती थी? रुको। ऑडिशन लेने वाले ग्रुप के एक असिस्टेंट ने रुखसार का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये ऑडिशन देने वालों की लाइन है? इन्हें धक्का देकर तुम आगे कहाँ जा रही हो? ऐसा करके ये अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखा रही है सर, एक एक्ट्रेस ने रुखसार का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो तुम्हें ऑडिशन देना है, ऐसा है तो लाइन में लग जाओ। देख नहीं रही कि यहाँ सभी एक लाइन में खड़े हैं? उस असिस्टेंट ने रुखसार को डांट लगाई। वैसे जो लोग वहां ऑडिशन देने के लिए ना आकर सिर्फ किसी सेलिब्रिटी को देखने के लिए आए थे, वो भी रुककर उस तमाशे को देखने लगे। थोड़ी देर पहले ही सागर ने उसकी इंसल्ट की थी। वो तो फिर भी उसका कलीग था, लेकिन यहाँ इन सी लिस्ट एक्ट्रेसेस की भीड़ में किसी दो कौड़ी की लड़की का उसका मजाक उड़ाना और उसकी इंसल्ट करना वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? उस लड़की की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए वो गरज कर बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कराटे में तुमने ब्लैक बेल्ट हासिल किया हुआ है। शक्ल देखिए तुमने अपनी, ऐसा लगता है जैसे किसी कुत्ते से मुंह चटवाकर तुमने अपना मेकअप करवाया होगा। एक्टिंग लाइन में इंसल्ट करना और इंसल्ट झेलना एक आम बात थी, लेकिन जो घटिया बात रुखसार ने कही थी उसने उस लड़की का दिमाग खराब कर दिया। उसे इतनी जोर का गुस्सा आया कि उसने रुखसार की उंगली को पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ा। आह! रुखसार दर्द से तड़पती हुई जोर से चिल्लाई। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींचा। उसका हाथ इतनी तेजी से उस लड़की की पकड़ से बाहर निकला कि उल्टे हाथ का एक झन्नाटेदार चांटा लाइन में दूसरी तरफ खड़ी लड़की के गाल पर लगा। वो लड़की लड़खड़ाई और सामने दूसरी लड़की से जा टकराई। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा और लाइन में खड़ी सभी लड़कियां आगे की ओर जमीन पर जा गिरी। एक के बाद एक गिरने के क्रम में एक एक्ट्रेस फिल्म स्टूडियो लैंप से जा टकराई। फिल्मों की शूटिंग के लिए यूज किया जाने वाला ये लैंप साइज में कुछ बड़ा और काफी भारी था। जैसे ही वो लड़की उससे टकराई, लैंप का निचला हिस्सा छोटा होने के कारण ऊपर से भारी हिस्से को संभाल नहीं पाया और दूसरी तरफ खड़ी एक असिस्टेंट के ऊपर गिरने लगा। ये सब काफी अचानक हुआ था। इस वजह से दूसरी तरफ खड़ी असिस्टेंट ने खुद को बचाने के लिए वहां से हटने के बजाय अपने दोनों हाथों से अपने सिर को कवर कर लिया। साथ ही वो जोर से चिल्लाई। एक आवाज के बाद वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। उस पल में उस लैंप के नीचे खड़ी लड़की को लगा कि अब तक उसके सिर पर लैंप गिरा क्यों नहीं, या शायद वो और भी तेजी से उसके सिर से टकराएगा। घबराहट में उसने किसी तरह अपनी बंद आंखें खोली। लैंप गिरा तो था, लेकिन उसके सर पर नहीं, बल्कि उसके बगल में एक खाली जगह पर। तुम ठीक हो ना? कृतिका ने उस लड़की से सवाल किया। "अ- अभी क्या हुआ था?" आराध्या अभी भी डर से कांप रही थी। वो लैंप सीधे आराध्या के सिर पर गिरने वाला था। इससे उसे काफी चोट लग सकती थी। इससे पहले कि कृतिका कुछ कहती, आसपास खड़े लोगों ने तुरंत उससे कहा, तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए, उसने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। ये कितना शानदार था। उसने अपने पैरों को हवा में उठाया और एक जोरदार अपर किक उस गिरते हुए लैंप को मारी, जिससे वो तुम्हारे सर पर गिरने की जगह तुम्हारे बगल में जा गिरा। एक फीमेल एम्प्लॉय ने एक्साइटमेंट में कहा। फाइनली आराध्या ने अपने डर पर काबू पा लिया, लेकिन वो अब भी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने कृतिका के कंधे को कसकर पकड़ रखा था ताकि वो गिर न जाए। थैंक यू सो मच। आराध्या ने खुद को संभालते हुए कृतिका को थैंक्स कहा। अगर अभी तुम यहाँ नहीं होती
तो इस वक्त मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता। योर वेलकम। मैं बस इत्तेफाक से यहाँ थी, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका उस लड़की की आंखों में साफ साफ देख पा रही थी कि वो कितनी डर गई थी। मैं आर्टिस्ट डिपार्टमेंट से सेलिब्रिटी मैनेजर असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम आराध्या है। आराध्या ने खुद को कृतिका से इंट्रोड्यूस किया। फिलहाल तो वो एक असिस्टेंट थी, पर उसका गोल इस लाइन में एक्चुअल मैनेजर बनने का था। फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, मुझे जरूर बताना। आराध्या ने दिल से वो बात कही थी। कृतिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई। जिस लड़की से वो आज के पहले कभी मिले भी नहीं थी, वो उससे किस तरह की हेल्प ले सकती थी। थोड़ी दूरी पर से निर्मोही वह जो कुछ भी हुआ था और आगे जो हो रहा था उस पर नजर रखे हुए थी। कुछ पल के बाद वो अपने एक्शन डायरेक्टर और फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर के पास आ गई। दोनों ने उसकी तरफ देखा। उसके बाद दिवाकर ने निर्मोही से कुछ कहा। इधर जब आराध्या कृतिका से अपनी जान पहचान बढ़ा रही थी, उस दौरान सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां के बिगड़े माहौल को ठीक करने में लगे हुए थे। जब उन्होंने रुखसार और उस दूसरी लड़की को आपस में झगड़ा करते हुए देखा, तो उन्होंने उन दोनों को खींचकर एक दूसरे से अलग किया। आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर ने खुद वहां आकर दोनों लड़कियों को डांटते हुए स्टूडियो से बाहर जाने को कहा। गेट आउट बोथ ऑफ यू। रुखसार अब तक भी उसकी उंगली के जोर से मरोड़े जाने के कारण दर्द में थी। धीरे धीरे वो नॉर्मल तो हो गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वहां हुई अफरा तफरी कृतिका के कारण शांत हुई है, तो वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। उसने उस लड़की को अपने लिए बैड लक मान लिया। अगर वो यहाँ आती ही नहीं, तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर कौशिक ने उसे वहां से जाने को कहा, रुखसार का चेहरा पीला पड़ गया। डायरेक्टर दिवाकर ने अभी तक उसे देखा नहीं था। ऐसे में वो कैसे वहां से जा सकती थी? दूसरी फीमेल आर्टिस्ट जो वहां ऑडिशन देने के लिए आई थी, उसे इस बात का इतना पछतावा हो रहा था कि वो वहीं रोने लग गई। कौशिक सर, प्लीज मुझे बाहर जाने के लिए मत कहिए। ये सारी गलती इस लड़की की है। ये हमें धक्का देकर लाइन में आगे बढ़ रही थी। काफी मेहनत के बाद मुझे किसी फिल्म के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला है। प्लीज सर, मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। वो लड़की जानती थी कि ये ऑडिशन काफी टफ होने वाला है। उसका चुना जाना एक तरह से नामुमकिन था, लेकिन फिर भी बिना ऑडिशन दिए कंपटीशन से बाहर हो जाना उसे पूरी तरह डिप्रेस कर देता। तुरंत ही बाकी के आर्टिस्ट जो लाइन में लगे हुए थे, वो उस लड़की के सपोर्ट में आ गए। कौशिक सर, प्लीज अनन्या को बाहर मत कीजिए। सच में सारी गलती इस दूसरी लड़की की है। ये तो कोई आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी हमें लाइन में धक्का देते हुए ये ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे डायरेक्टर सर इसे ही अपनी फिल्म में कास्ट करने वाले थे। हाँ सर, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि ऑडिशन में कौन हिस्सा ले रहा है, वो कोई आर्टिस्ट है या नहीं, लेकिन कम से कम उसे ऑडिशन देने के लिए अपनी बारी का वेट तो करना होगा। वो सारी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस एक एक कर अनन्या के सपोर्ट में आती गई। न जाने आगे बढ़ने के लिए रुखसार ने किस किस को धक्का मारा था। वो सभी उससे पल भर में नफरत करने लगे थे। तुम निकलो यहाँ से, कौशिक ने गुस्से में रुखसार से कहा। तुम पीआर डिपार्टमेंट से हो ना? वर्क आवर तो अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर तुम्हें अपना काम छोड़कर यहाँ किसने आने दिया? और तुम लोग? कौशिक अपने एम्प्लॉयज की तरफ पलटकर उन पर गरजते हुए बोला। किस तरह से अपना काम हैंडल कर रहे हो तुम सब? कोई भी कहीं से भी ऑडिशन की लाइन में घुसा जा रहा है और तुम लोगों को इसका पता भी नहीं चल रहा। अगर अपना काम तुम लोगों से ठीक से नहीं हो पा रहा तो मुझसे कहो, मैं तुरंत तुम लोगों को डिसमिस कर दूंगा। रुखसार की वजह से कई एम्प्लॉयज एक साथ अपने मैनेजर की पूरी नजर में आ गए थे। उन सब ने गुस्से से रुखसार को घूर कर देखा। कौशिक सर, आई एम सॉरी। अनामिका ने जैसे ही देखा कि रुखसार के कारण वहां क्या हो रहा था, तो वो तुरंत सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे आई। उन्होंने रुखसार का हाथ थामते हुए कहा, सर प्लीज गुस्सा ना होए, ये बस थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, शायद इसीलिए ये सब हुआ। मैं इसे ले जाती हूँ। सर हो सके तो अनन्या को ऑडिशन के बाहर मत कीजिए। मैं इसे जानती हूँ, बहुत मेहनती लड़की है ये। प्लीज सर, इस पर अपना गुस्सा मत उतारिए। कौशिक एक अच्छे इंसान थे। एज अ मैनेजर वो यंग और टैलेंटेड लोगों को हमेशा मौका देते आए थे।
वैसे भी अनामिका जैसे सीनियर एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट को टाल पाना उनके बस के बाहर की बात थी। उन्होंने तुरंत उनकी बात पर हामी भरी और उन्हें रुखसार को वहां से ले जाने को कहा। इस बेहुदा लड़की को मेरी नजरों के सामने से हटाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे ही रुखसार की नजर डायरेक्टर दिवाकर पर पड़ी, जो उस वक्त उसी की तरफ देख रहे थे, तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अनामिका ने उसकी बात सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। ये लड़की किसी न किसी दिन कंपनी से जरूर बाहर कर दी जाएगी। दूसरी तरफ निर्मोही दिवाकर सर से बात करने के बाद कृतिका के पास आई। एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ काम करती हैं? हाँ। कृतिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि पिछले जन्म की उसकी हमदर्द और मार्शल आर्ट टीचर निर्मोही खुद उससे बात करने के लिए आई थी। अनामिका की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, उन्हें लगा कि शायद वो असिस्टेंट कृतिका से नाराज है, इसलिए वो तेजी से उसके पास गई। मैम, इसने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी, आप इस पर नाराज ना होए। अनामिका शायद भूल गई थी कि कृतिका निखिल की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसके लिए परेशान हो उठी। आराध्या भी थोड़ा परेशान थी। मैम, कृतिका ने बस मेरी जान बचाने की कोशिश की, इसी वजह से अलार्म टूट गया। आप प्लीज गुस्सा न होएं। इतनी देर में हुई बातचीत के दौरान आराध्या कृतिका से काफी घुल मिल गई थी। अरे नहीं, तुम सब गलत समझ रहे हो। निर्मोही उनकी बात को काटते हुए बोली। तो तुम्हारा नाम कृतिका है? जी। कृतिका ने हामी भरी। मेरे ख्याल से तुमने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली हुई है। दिवाकर सर को भी यही लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम एक बार इसे ट्राई करो, निर्मोही ने कहा। कृतिका हैरान रह गई। आप ऑडिशन की बात कर रहे हैं? हाँ। तभी डायरेक्टर दिवाकर खुद वहां चलकर आ गए। निर्मोही और मेरी फिल्म के एक्शन डायरेक्टर उत्पल दोनों को लगता है कि कहीं ना कहीं तो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। हमारी फिल्म की थर्ड लीड इस फाइटिंग स्टाइल में एक चैंपियन है, इसलिए हमने इस रोल के लिए काफी टफ फाइटिंग सीक्वेंस डिजाइन किए हैं। जो किसी भी इस तरह के फाइटिंग स्टाइल को नहीं जानते हैं, उनका इस रोल को कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी लड़की इस रोल को प्ले करे जिसके पास फाइटिंग की कुछ नॉलेज पहले से हो, वो आगे कहते रहे। किसी ऐसी लड़की को ढूंढना वैसे भी काफी मुश्किल है, जो सुंदर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स या किसी तरह की फाइटिंग स्टाइल को जानती हो। तुम दोनों ही बातों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। जो वो ये कह रहे थे, अगर उसमें जरा भी झूठ होता तो वो खुद आकर कृतिका को वो रोल ऑफर नहीं करते। किसी भी फिल्म के लिए आर्टिस्ट का पॉपुलर होना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि क्या वो उस फिल्म की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं। कई एक्ट्रेसेस के ऑडिशन लेने के बाद भी उन्हें अपनी पसंद की कोई लड़की अब तक नहीं मिली थी। जब वो निराश होकर थर्ड लीड के रोल में चेंजेस करने के बारे में सोच रहे थे, तभी निर्मोही ने उनका ध्यान कृतिका पर लगाया। वो उसकी खूबसूरती के कायल हो गए थे। बस अब जरूरी था कि वो एक बार उसे उन एक्शन सीन्स को परफॉर्म करते हुए देखते, जो कि फिल्म के थर्ड लीड रोल के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर वो ऑडिशन के लिए डिजाइन किए गए उन सीन्स को अच्छे से कर लेती है, तो फिल्म में वो अपनी मर्जी से कुछ अच्छे फाइट सीक्वेंस को ऐड कर पाएंगे। और एक्टिंग को लेकर क्या कहा जाए, बस थोड़ी सी गाइडेंस, फिर कोई नौसिखिया भी धीरे धीरे ठीक ठाक एक्टिंग करना सीख जाता है। दिवाकर सर। तभी अनुपम वहां आया। अनुपम, दिवाकर हमेशा अनुपम के साथ पोलाइटली बिहेव करते थे। क्या बात है, आप यहाँ? क्या आपको सच में लगता है कि कृतिका ये सब कर लेगी? अनुपम ने सवाल किया। मेरे ख्याल से फाइट सीक्वेंस तो आसानी से कर लेगी, लेकिन एक्टिंग में वो कैसी है, ये बताने के लिए पहले मुझे उसके परफॉर्मेंस को देखना होगा। दिवाकर ने कृतिका की तरफ देखते हुए जवाब दिया। यहाँ काफी भीड़ है, इसलिए इस जगह पर बात करना ठीक नहीं। मेरे साथ चलिए, हम प्राइवेट में चलकर इस मैटर पर डिस्कस करते हैं। अनुपम ने रिक्वेस्ट की और उन्हें और उनकी टीम को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। कृतिका को भी उसने अपने साथ चलने का इशारा किया। जब अनामिका ने देखा कि अनुपम कृतिका के साथ है, तो वो समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए वो लिली के साथ मिलकर रुखसार को खींचते हुए पीआर डिपार्टमेंट वापस लौट आई। बीच रास्ते में उन्होंने रुखसार को डांट लगाई।
कहीं तो ठीक से बिहेव कर लिया करो रुखसार, ये सारा तमाशा तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ। राघव सर तक भी अब तक बात पहुंच गई होगी। काम के बीच में हमारा यहाँ आना ही एक बड़ी गलती थी, इसके बावजूद भी तुमने एक और पखेड़ा खड़ा कर दिया। तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है या नहीं? अनामिका उस वक्त रुखसार से पूरी तरह चिढ़ गई थी। बात सिर्फ रुखसार की नहीं थी, जो उसने किया था उसके कारण एक बार फिर से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब होने वाला था, और इस वजह से आगे जाकर राघव गुस्से में उन सबको फटकार जरूर लगा था। वो लड़की खुद के साथ साथ पूरे डिपार्टमेंट को मुसीबत में डाल रही थी। साथ ही रुखसार के कारण इस बार दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को भी अपने मैनेजर से डांट सुननी पड़ी थी। इस वजह से वो सब उस लड़की के साथ साथ पूरे पीआर डिपार्टमेंट से नफरत करने लगे थे।